Good morning, students. So today we are going to study next part of mathematical tools. That is, we were studying mathematical tools. In mathematical tools, we have completed our graphs. We have completed differentiation. I have given you few examples for differentiation. I have questions for differentiation. Many of you are facing problem in that, and they have not done the questions properly. So we'll discuss that in our doubt class. Today we are going to start integration. ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन पढ़ेंगे. ठीक है, इंटीग्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली क्यों पढ़ रहे हैं उसकी थोड़ी सी बात करेंगे. और इंटीग्रेशन एक वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है. ठीक है, उस टॉपिक को पूरा पढ़ना हमें पढ़ना ही नहीं है. पहली बात तो कि हम केवल उतना ही पार्ट उसका पढ़ेंगे जितना फिजिक्स में हमें यूज आता है. ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको बताऊंगी, कुछ वो फॉर्मूलेज आपको बाय हार्ट करने हैं. ठीक, उसके साथ साथ पहले थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं. व्हाट इज इंटीग्रेशन और क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी. तो पहली बात तो व्हाट इज इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन की बात करें तो इट इज, वी कैन से इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. क्या है ये? रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन. ठीक है, कैसे? तो यूँ मान लीजिए कि आपको अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखी है, आपको पता है कि वाई की वैल्यू दे रखी है. फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इज टी स्क्वायर प्लस 2t. ठीक है, कोई आपको इक्वेशन दे रखी है. वाई क्या है? वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम के ऊपर इस तरह से डिपेंडेंट है. ठीक है, तो मैं कहूँ y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t. ठीक, तो यहाँ से अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए मैं चाहूँ कि फाइंड वेलोसिटी, अगर क्या कहें, हमें कहा जाए फाइंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें पता है ये डिस्टेंस है, ये टाइम है. अगर हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. ठीक, और जब हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे तो वहीं पर हम इसको क्या लिख देंगे? वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dx by dt. ये लिख देंगे. ठीक, जहां पर इसको मान लीजिए हम x लिख लेते हैं डिस्टेंस के लिए. ठीक है, y भी डिस्टेंस ही है, z भी डिस्टेंस ही होगा, लेकिन यहाँ पर जनरल फॉर्म हम यूज करते हैं dx by dt, इसलिए मैंने x कर दिया. ठीक है, सो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t. यहाँ से अगर आपको कोई वेलोसिटी निकालने के लिए बोले, आप सिंपली क्या कर देंगे? इस x फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी. ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए आपको कुछ अलग तरीके से दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t. क्या दे दिया जाए? वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t. If this velocity is equal to t square plus 2t, अब यहाँ से आपको डिफरेंशिएट या यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालने के लिए कहे कि फाइंड डिस्टेंस, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इस केस में यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो dx by dt तो भी होता है, लेकिन अगर v ही t के फॉर्म में दे रखा हो, वेलोसिटी ही टाइम के टर्म्स में दे रखी हो, तो क्या करें? तो उस रिवर्स प्रोसेस को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ गई? इंटीग्रेशन की. ठीक है, तो इंटीग्रेशन इज व्हाट? इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, अब क्या है इसकी बात हम करते हैं कि कैसे हमें जरूरत पड़ी. देखो, मान लीजिए ये ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ. एक ग्राफ है, यहाँ y एक्सिस, यहाँ x एक्सिस. ठीक, आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस ग्राफ. आपको कहा जाए कि इस ग्राफ के अंडर एरिया फाइंड आउट कीजिए. ठीक है, हाउ विल यू फाइंड आउट? आप क्या करेंगे? यहाँ से इस पॉइंट से, ये पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, इसका पॉइंट है ये है y1 और ये है y2. ठीक, यहाँ से इसको हम देखें तो ये कोऑर्डिनेट है x2. ठीक है, तो आप क्या करेंगे,
यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता लग गया x2 और y2। ठीक, आपसे अगर कहा जाए फाइंड एरिया अंडर दिस ग्राफ, इस स्ट्रेट लाइन के अंडर ग्राफ एरिया फाइंड आउट करिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे और दोनों को जोड़कर आप क्या निकाल देंगे, टोटल एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है, इस कर्व के अंडर एरिया ये आ जाएगा। क्लियर? तो अब ये तो हुई अगर सिंपल स्ट्रेट लाइन हो उस केस में, क्या हो, अगर सिंपल स्ट्रेट लाइन आपको दी हो तो उस केस में क्या होगा, दिस इज एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक, ग्राफ को थोड़ा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, देखिए अब ग्राफ आपको ऐसे नहीं देके कैसे दे रखा हो, मान लीजिए ग्राफ आपको कुछ ऐसे दे दे, कोई कर्व, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड ये कोई कर्व दे दिया। ठीक, जरूरी नहीं ऐसा हो, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो कर्व आपको दे दिया, अब कहे कि फाइंड द एरिया अंडर दिस कर्व, इस कर्व के अंदर एरिया फाइंड आउट करो तो कैसे करोगे। ठीक, अब यहाँ इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया गया बताते हैं। देखिए इस कर्व का एरिया क्या हुआ, कितना पार्ट, ये क्या है, एरिया ऑफ दिस कर्व। ठीक, नाउ इस कर्व के अंदर उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी स्ट्रिप बनाई। क्या बनाई, एक छोटी सी बहुत ही पतली सी स्ट्रिप बनाई, ये वाली। ठीक, ये क्या बना दी, एक स्ट्रिप बना दी। ठीक, जिसकी थिकनेस क्या थी, ये जो थिकनेस थी इसकी थी dx। ठीक, और अगर ये पॉइंट कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है y1, तो ये जो डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये अप्रोक्सीमेटली y1। ठीक, अब कहा जाए कि फाइंड एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, क्या कहा जाए, फाइंड एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। तो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का आपने एरिया कैसे निकालिया, ये इसकी ब्रेड्थ, ये इसकी लेंथ, तो एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के लिए एरिया हो जाएगा y1 इंटू dx। ठीक है, इज एवरीथिंग ओके स्टूडेंट्स। इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, y1 इंटू dx, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप। ठीक, इसी तरह से और कई सारी स्ट्रिप्स बना दी जाए यहाँ पर जिनकी थिकनेस बहुत स्मॉल हो, dx हो, और डिस्टेंस उनके अलग अलग है, y ये मान लो y2 है यहाँ पर। ठीक, तो ये अगर y2 है तो इस स्ट्रिप की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सॉरी एरिया कितना हो जाएगा इस स्ट्रिप का, तो ये एरिया हो जाएगा y2 इंटू dx। ठीक, अब यानी ऐसी मैं बहुत सारी स्ट्रिप्स बना लूँ इस ग्राफ के अंडर, क्या कर लूँ, इस तरह से बहुत सारी इस तरह की स्ट्रिप्स बना लूँ जिनकी थिकनेस तो रहे dx और लेंथ अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पर इसको मैं कह लूँ y3, दिस इज y3, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई y3 और ये हो गया dx। ठीक, तो इस थर्ड जो स्ट्रिप मैंने बनाई इसकी डिस्टेंस, इसका एरिया कितना आ गया y3 इंटू dx। ठीक, अब इस पूरे कर्व का एरिया निकालना है तो ऐसी मैं बहुत सारी स्ट्रिप्स यहाँ बना दूँ और फिर उन सभी स्ट्रिप्स के एरियाज को जोड़ दूँ। क्या करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स बना लें, यहाँ पर एक स्ट्रिप बना लें, यहाँ स्ट्रिप बना लें, बहुत सारी ऐसी स्ट्रिप्स बना दें और उन स्ट्रिप्स के एरियाज को एड अप कर दें। ठीक, यानी यहाँ पर एरिया अंडर कर्व हम क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर कर्व क्या लिख सकते हैं हम, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx, ये तो मैंने तीनों का ऐड कर दिया, y1 dx, y2 dx और y3 dx, इन सभी का एरिया ऐड कर दिया प्लस सो ऑन अप टू जितनी स्ट्रिप्स यहाँ बन रही हैं उन सभी के
एरियाज को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक, यही छोटी छोटी पतली पतली जो स्ट्रिप्स हम बना रहे हैं, क्योंकि इनकी थिकनेस क्या है, बहुत ही स्मॉल। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इसको समेशन ऑफ y dx, n स्ट्रिप्स ली मैंने जिनकी लेंथ है y और dx उनकी थिकनेस है, तो n स्ट्रिप्स की को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, n स्ट्रिप्स के एरियाज को सम को मैं क्या लिख सकती हूँ, y into dx और इसका समेशन। ठीक, इसी समेशन में अगर ये dx की वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो, बहुत लेस हो, उस कंडीशन में इसी को आप क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। कैसे रीड कर रहे हैं हम इसको कह रहे हैं इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन y dx का। अब ये जो वर्ड यहाँ पर आ रहा है ना, ये इसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि डिफरेंशिएशन जब हम करते थे तो हम क्या लिखते थे, dy dx लिखते थे। इसका मतलब हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते थे, x के रिस्पेक्ट में। अगर dy dx की जगह अगर हम लिख रहे हैं dy dt, इसका मतलब हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके साथ हम वेरिएशन देख रहे हैं, वो क्वांटिटी यहाँ पर आती है। यहाँ पर डिस्टेंस के साथ या x के साथ वेरिएशन देख रहे थे तो dy dx देख रहे थे, यहाँ पर dy dt देख रहे हैं, इसका मतलब हम टाइम के साथ वेरिएशन देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमने जो स्ट्रिप्स बनाई है उनकी थिकनेस dx के अलाउ ली है, x के अलाउ ली है। ठीक है, तो हमने डिफरेंट यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया हो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, इट डिटरमिन्स अस द एरिया अंडर एनी कर्व। किसी भी कर्व के अंडर का जो एरिया है वो कौन बता रहा है, इंटीग्रेशन बता रहा है। ठीक, डिफरेंशिएशन क्या बताता था, डिफरेंशिएशन अगर आप y का विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप अगर डिफरेंशिएशन करें तो इसका मतलब आप जो कोई ग्राफ है y और x के बीच में उसका क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, स्लोप। ठीक, यानी डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या बता रहा था आपको, स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ, और इंटीग्रेशन आपको क्या बताएगा, एरिया अंडर दैट गिवन ग्राफ। क्लियर? सो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी के साथ बच्चों? जिनल, is there any problem? चलिए, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इंटीग्रेशन क्या है ये समझ में आ गया, तो अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको लर्न करने हैं, बाय हार्ट करने हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखो क्या फॉर्मूले हैं और किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। देखिए क्या फॉर्मूले हैं, सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन फॉर्मूले में लिख रही हूँ जो आपको बाय हार्ट करने हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला जो कि आप पढ़ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए पढ़ के आए थे, वैसा ही कुछ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx, x रेज़ टू द पावर n का dx के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना हो तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर ये c क्या है, दिस इज सम कांस्टेंट। कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसको हम क्यों लिख रहे हैं, इसकी क्या वैल्यूज रहेंगी, उसकी बात भी हम आगे करेंगे। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx will be equal to x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1। जैसे हम x raised to the power n का डिफरेंशिएशन करते थे, dy dx करते थे, तो ये क्या आता था, n into x raised to the power n minus 1। यहाँ पर वही चीज़ क्या आ जाएगी, x की पावर n plus 1 हो जाएगा, यानी पावर में एक ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पर इसके साथ एक शर्त है, क्या शर्त है, n
should not be equal to -1। x n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है। ठीक, रिमेंबर दिस, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to the power n dx will be equal to x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, कोई भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, और n किसके बराबर नहीं होगा, -1 के इक्वल नहीं होगा। तो अगर n -1 के इक्वल हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो n की वैल्यू -1 हो यानी x की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/x। ठीक, इसको में माइनस है, इसका मतलब रेसिप्रोकल में 1/x है, x की पावर 1 है। ठीक, तो 1/x dx, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक बार वापस डिफरेंशिएशन में चलते हैं। डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ log x, log टू द बेस e x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, जिन स्टूडेंट्स को ध्यान है उन्हें समझ में आ रहा होगा। d/dx ऑफ log x विल बी इक्वल टू क्या होगा, क्या होता था, 1/x होता था। ठीक, तो अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो क्या आना चाहिए, log x, क्या आना चाहिए, log x, और वही होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx विल बी इक्वल टू log टू द बेस e into x प्लस c। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x dx, यहाँ पर dx क्या बता रहा है कि हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो e रेज टू द पावर x ऑफ dx क्या आएगा, तो हमें पता है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते थे d/dx ऑफ e रेज टू द पावर x कितना आता था, सेम रहता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो e रेज टू द पावर x, तो e रेज टू द पावर x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx वो भी क्या आना चाहिए, e रेज टू द पावर x। ठीक, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, e रेज टू द पावर x, यानी दिख रहा है ना क्या है, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, हम वापस उसी फंक्शन पर आ रहे हैं जिसका हमने डिफरेंशिएशन कर वो क्वांटिटी निकाली थी। ठीक है, चलिए तो अब आगे के कुछ और फॉर्मूले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कि अब आपको दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा। ठीक, अब इंटीग्रेशन ऑफ dx बोल रहा है मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है 1 into dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx, तो ऐसे x raised to the power 0 dx इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x raised to the power 0 into dx, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ठीक, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx हमें करना है, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इसको 1 into dx, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या लिख लिया, 1 को x रेज टू द पावर 0 into dx। अब यहाँ x रेज टू द पावर 0 है यानी n की वैल्यू क्या है, 0, n की वैल्यू 0 है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 0 है तो आंसर क्या आना चाहिए, x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। ठीक, यानी x की पावर आ जाएगी 1 अपॉन 1, यानी ये फॉर्मूला आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी इक्वल टू x प्लस c। इस dx का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा आपके पास प्लस c। कैसे किया, हमने x की पावर 0 मान लिया 1 जहां पर था वहां। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होंगे। ठीक, अब इसके आगे कुछ और फॉर्मूलेस की बात करते हैं। ठीक, फटाफट नोट कर लीजिए जिन्होंने नोट नहीं किए हैं। चलिए, तो फोर्थ के बाद हम बात करें फिफ्थ फॉर्मूले की। फिफ्थ, हमने ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, डिफरेंशिएशन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हो तो क्या आता है, उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ
cos x with respect to dx, cos x का इंटीग्रेशन आता है sin x, ठीक, cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है sin x प्लस c, क्यों आ रहा है इंटीग्रेशन के हिसाब से, ठीक। 6 फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, तो sin x dx, sin का इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस cos x प्लस c, ठीक। 7th फॉर्मूला और आपको बताते हैं कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो ax प्लस b, ऐसा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो या सिंपली लीनियर फंक्शन हो और इसकी पावर हो n, क्या हो इंटीग्रेशन ax प्लस b और इसकी पावर हो n, तो ये क्या, इसको आप dx के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी, क्या कर देंगे यहाँ पर हम थोड़ा सा वो फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ा सा चेन रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेन रूल हालांकि इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे कैसे कि इसको एक फंक्शन मान लेंगे, ये फंक्शन को एक फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे मान सकते हैं, जब तक ये लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है तब तक, लीनियर कोई फंक्शन है तो उसी को हम मान सकते हैं, उसी का ही हम इंटीग्रेशन एक के बाद एक कर सकते हैं। तो इसका जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका ax प्लस b रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये तो क्या हुआ x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आगे डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, उसके बाद डिनोमिनेटर में हमने जिस फंक्शन को माना u, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है, यानी ax प्लस b का यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे इसके डिनोमिनेटर में, ठीक। तो इसके डिनोमिनेटर में जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, a और b कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, यानी कहने का मतलब क्या आएगा आपके पास सोल्यूशन, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b raised to the power n into dx will be equal to ax plus b raised to the power n plus 1 over a into n plus 1, ये सोल्यूशन आएगा आपके पास, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको क्या दे रखा हो, कोई फंक्शन दे रखा हो 1 ओवर ax प्लस b और इसका dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, अब हमें पता है कि 1 बाई एक्स होगा तो उसका क्या आ जाता है log x, तो 1 बाई ax प्लस b है तो इसका तो सिंपली आप लिख देंगे log टू द बेस e ax प्लस b, ठीक। ये तो इसका इंटीग्रेशन, इस पे फॉर्मूला लगाया, अब इसको आपने एक u माना था तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ax का डिफरेंशिएशन a, तो डिनोमिनेटर में a आ जाएगा, यानी यही फंक्शन आपका कैसे बन जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 1 by a of log to the base e into ax plus b, क्लियर। ये 8 फॉर्मूलेज आपको ध्यान रहने चाहिए, ठीक। एक और फॉर्मूला आपको बता देते हैं जो कि जनरल फॉर्मूला है कि अगर मान लो आपको इंटीग्रेशन करना हो, जब बीच में एक पॉलिनोमियल है जिसके बीच में प्लस माइनस साइन हो तो आप कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w और इन सब का इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू dx, तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ w dx, यानी इन सभी को प्लस माइनस साइन को ऐसे जस्ट छोड़ देंगे आप और हर पार्ट का u का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर जो भी साइन है बीच में वो लगाएंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, फिर प्लस माइनस साइन जो भी वहाँ पर लगा हुआ है उसको एज इट इज छोड़ देंगे और फिर w का इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात हुई कि ये हुए इसके फॉर्मूले, ठीक। इसके साथ भी आएगा प्लस सी, सब में आएगा, ये यहाँ पर भी मैंने अप्लाई नहीं किया, आप इसको लिख लेंगे प्लस सी, यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास प्लस सी, हर जगह आ रहा है,
ठीक, क्यों आ रहा है तो इसकी बात हम अभी कर लेते हैं। फटाफट इन फॉर्मूलेस को नोट कर लीजिए एंड बाय हार्ट, देन उनको बाय हार्ट कर लेना। फिजिक्स में बहुत काम आने वाले हैं सारे फॉर्मूले। ठीक है, चले आगे, चलिए देखिए। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स यहां तक किसी को? यस, एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं कि सी क्यों आ रहा था। इंटीग्रेशन जो है ये दो टाइप्स का होता है, एक तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या मतलब होता है इनडेफिनेट? यानी इसमें हमें ये नहीं पता, जैसे ये हमें कर्व दे रखा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कर्व था, यहाँ x यहाँ y, और आपको कहा गया कि इस कर्व के अंडर का एरिया फाइंड आउट करो। ठीक, तो आपने क्या किया, यहां से लेकर और इस पॉइंट तक x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 1 तक का पार्ट जो है वहां तक का एरिया आपने फाइंड आउट कर दिया। ठीक, यानी यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ये बात अगर आपको बता रखी है तो वो हो गया डेफिनेट इंटीग्रल, और आपको नहीं पता कि इस कर्व का एरिया कहां से कहां तक निकालना है तो वो हो गया इनडेफिनेट। वर्ड्स डेफिनेट का मतलब होता है कोई चीज सर्टेन हो, पता है। इनडेफिनेट मींस कोई चीज जो आपको सर्टेन नहीं है, यही मतलब है। ठीक, तो इनडेफिनेट का मतलब है कि आपको ये नहीं पता कि आप इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो कहां से कहां तक कर रहे हैं। इंटीग्रेशन तो आप कर रहे हैं लेकिन किस पॉइंट से किस पॉइंट तक नहीं पता। तो ये वही कोई भी आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व बनाने के लिए कहते हैं, तो ऐसे इसके आप पॉइंट्स ले लेके कर्व को कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज में, पॉजिटिव वैल्यूज में, दूर तक बढ़ा सकते हैं। तो उस कर्व का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहे तो आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें ये बता दिया जाए कि x की वैल्यू 1 से x की वैल्यू 4 तक ही आप इसको इंटीग्रेट करिए, क्या बता रखा है कि जहां पर कर्व में x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 4 है, केवल इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच का ही एरिया आप फाइंड आउट करिए, तो वो आप फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेफिनेट। ठीक, यानी अगर इंटीग्रेशन में आपको ये बता दे कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, अगर जैसे इस केस में आपको पता थी x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू x1 तक जा रही है, तो आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को इन दोनों लिमिट्स के अंदर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और अब आपको ये पता रहेगा कि मुझे इसी पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक, अब आपको इतने की बजाय वो यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करने के लिए दे दे तो ठीक, तो अगर ये x इज इक्वल टू x3 है, सॉरी x2 है, ये x3 है, तो आप क्या कह देंगे कि इसी कर्व का एरिया फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन करना है हमें y dx का, कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू x2 से लेकर x इज इक्वल टू x3 तक। तो आपका फिर कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया वहां पर आएगा। आपको ये एरिया वहां पर यानी जब आपको ये पता है यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना तो क्या है, डेफिनेट। और जब आपको ये नहीं पता कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, कितने से कितने के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो यानी कि यहाँ पर इस एरिया में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डेफिनेट क्या है और इनडेफिनेट क्या है। और हर फॉर्मूले में हम जो प्लस सी लिख रहे थे वो किस लिए लिख रहे थे कि हम इंटीग्रेशन की कोई लिमिट्स नहीं लगा रहे थे, इसलिए वहां पर कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा था। ठीक, इसकी सी की वैल्यू जब आपको लिमिट्स दी रहेंगी तो आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। क्या दी रहेंगी, आपको ये बता दिया जाएगा कि x की वैल्यू कहां से कहां तक आपको लेनी है, तो ये c की वैल्यू आपकी इजीली निकल जाएगी। और अगर नहीं दे रखी है, ये लिमिट्स नहीं दे रखी है, तो आप उसको जनरल प्लस c करके छोड़ देंगे। समझ में आई बात? क्लियर?
तो एक बार वापस बताते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है, जिसमें कि ये लिमिट्स नहीं लगी होती, ठीक। और डेफिनिट इंटीग्रल क्या है कि आपको एरिया कहाँ से कहाँ तक का फाइंड आउट करना है, वहां पर आपको x की वैल्यू डिटरमिन्ड है, ठीक। तो अगर लिमिट्स दे रखी है तो ये तो डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, और अगर लिमिट्स नहीं दे रखी हैं तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रल हो गया। इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा ही प्लस c कांस्टेंट आप ऐड करेंगे, ठीक। अभी तक जितने फॉर्मूले लिखे हमने कहीं पर भी लिमिट्स नहीं लगाई, इसलिए हर उस फॉर्मूले के लिए क्या हो जाएगा, हमने हर किसी फॉर्मूले में क्या ऐड किया, प्लस c। क्लियर, ठीक है। आगे की बात करें, चलिए, तो ये हुई आपकी, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेट x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x। क्या करना है, इंटीग्रेट x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x को, ठीक। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट कर दीजिए, हमें पता है x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, ये आ जाएगा dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। यहाँ पर क्या है, कैसे लिख देंगे इसको, इसको वैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये कर सकते हैं। अब ये करेंगे तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x की पावर 2 है, -1 नहीं है ना, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 2 + 1 यानी 3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 यानी 3, ठीक। माइनस cos x प्लस c लिखना है, मैं उन सभी c को एक साथ लिख दूंगी, ठीक है। तो माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, लिख दीजिए sin x माइनस sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर, यहाँ पर कोई लिमिट्स नहीं दे रखी थी, इसलिए आपने सीधे सीधे क्या कर दिया, इनकी वैल्यूज आपने रख दी, ठीक है। अब देखिए, ठीक, क्लियर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन एक बार इसको नोट कर लें जिन्होंने नहीं किया है, x³/3। चले आगे, चलिए, आई होप सभी ने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट y = gmm/x², ठीक। आपको एक फंक्शन दे दिया y = gmm/x², ये फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, जहाँ पर x की जगह आपने क्या पढ़ा है, r भी हो सकता है, ठीक। r को पर फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, r के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx विल बी इक्वल टू, ठीक। और यहाँ गिवन है, क्या गिवन है, gmm कॉन्स्टेंट्स, ठीक। gmm क्या है, कांस्टेंट। उसके अलावा यहाँ आपको दे रखा है कि इसका इंटीग्रेशन आपको करना है x = r से x = तक। क्या करना है, इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है विद लिमिट्स x = r to x = अब यहाँ ध्यान देंगे कि x = r और x = की लिमिट्स आप कैसे पुट करेंगे, ये ध्यान रखना। कैसे करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं, x = r to x = के बीच में हमें किसको इंटीग्रेट करना है, gmm/x² dx के रेस्पेक्ट में करना है।
ये तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, बाहर उठा के रख दीजिए, रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू इंफिनिटी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। g m को कॉन्स्टेंट्स हैं, बाहर निकाल दिया, ठीक। अब d 1 बाय या x रेज टू द पावर -2 dx, ये लिख सकती हूँ मैं इसको, x की पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर था, इसको मैं x की पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको उसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका x की पावर -2 + 1 ओवर x की ओवर gmm, तो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 + 1 यानी -1। ये वैल्यू आपके पास आ रही है फ्रॉम r टू इंफिनिटी करना है आपको, तो रख दीजिए वैल्यूज। तो gmm तो ठीक है, ठीक। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की पावर -1, यहाँ भी -1 यानी इंटीग्रेशन क्या आया, -1 बाय x, ये आ गया, ठीक। अब ये जो लिमिट्स लगी हुई है r से इंफिनिटी तक करना है, ये वैल्यू आप यहाँ लिख देंगे। r लोअर लिमिट है, नीचे लिखी हुई है, और इंफिनिटी अपर लिमिट है, ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ r से इंफिनिटी कैसे पुट करेंगे, पहले हम x की जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे, जो ऊपर वाली लिमिट है पहले वो पुट करेंगे, और फिर नीचे वाली लिमिट को हम पुट करेंगे, यानी एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम r टू इंफिनिटी, ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस तो रहने दो अंदर ही, यह एक काम करिए, इस माइनस साइन को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालिए, तो ये आ गया -gmm, ठीक। अब पहले हम x की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय इंफिनिटी, ठीक। बीच में माइनस का साइन लगाएंगे हमेशा, ठीक। और फिर x की जगह नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे, क्या किया हमने, -1 बाय r, ठीक। तो यहाँ से 1 बाय इंफिनिटी तो 0, तो -1 बाय r आ जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर, यहाँ सॉल्व करेंगे इसके आगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -gmm इंटू -1 बाय r, यानी वैल्यू आ गई आपके पास -gmm ओवर प्लस gmm ओवर r, ठीक है। वापस रिपीट करते हैं एक बार, क्या किया हमने, यहाँ पर कांस्टेंट था gmm ओवर x² दे रखा था आपको, gmm सारे कांस्टेंट हैं, तो जैसे इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, d/dx ऑफ कांस्टेंट इनटू x होता था, तो कांस्टेंट को बाहर ले जाते थे और x का डिफरेंशिएशन करते थे। यहाँ पर भी वही करना है, इंटीग्रेशन के आगे x हो और साथ में कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो कांस्टेंट को आप बाहर ले लेंगे और फिर वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब यहाँ पे gmm को मैंने कांस्टेंट मान के बाहर निकाल दिया, कि वो दे रखा था मुझे कांस्टेंट्स है। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, तो ये आ गया -1, जो कि मैंने यहाँ पर लगाया था, ये ऐसे कुछ आया था, ठीक। और ये डिनोमिनेटर में क्या आ गया, x की पावर -1, जिसको मैंने 1 बाय x लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर इस जगह पर आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, जो आपको ऊपर इंटीग्रेशन में ये जो ऊपर होता है इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट में अपर लिमिट आप x की जगह पहले पुट करेंगे और फिर माइनस साइन लगाएंगे बीच में, और फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे। जैसे यहाँ से x -1 कॉमन निकाल लो, ठीक, क्योंकि माइनस से अगर आप रखते भी हो तो भी सोल्यूशन वही आएगा। तो यहाँ से माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, पहले अपर लिमिट पुट की यानी 1 बाय इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट पुट की तो 1 बाय r, ठीक। तो 1 बाय इंफिनिटी होता है 0, तो ये तो हो गया 0, ये क्वांटिटी क्या हो गई 0, -1 बाय r, ये -1 बाय r बाहर आया, तो इससे क्या बनाया +1 बाय r, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया gmm ओवर r, क्लियर। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट।
नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।